हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का टॉपिक डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सिलेबस ही स्टार्ट हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसे कि आप लोगों का डिस्कशन था कि सर मेजरमेंट भी स्टार्ट कीजिए, तो हम चाहते हैं कि कुछ पैरेलल में, मशीन के पैरेलल में कुछ इन टॉपिक को भी देखा जाए। जिस तरीके से सर्किल ऐसे ही करते करते कंप्लीट हो गया हमारा, मशीन हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो मेजरमेंट में भी कुछ टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे। रीजनिंग कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है आपका, कंप्लीट हो चुका है पूरा सेक्शन। चलिए, तो हम सबसे पहले मेजरमेंट देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्यों उठाया हूँ कि जो मेजरमेंट का है, बाकी मशीन का सिलेबस ठीक से दे रखा है एसएससी जेईई ने, लेकिन जो मेजरमेंट का सिलेबस दिया है ये कुछ डिफरेंट शार्ट पड़ा सा दिया है। इसको हमको प्रॉपर वे में करना है कि पढ़ना किस तरीके से। ये जो दिया है प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, जो गिवन दिया है, कहीं से वाट मीटर लिया फिर आमीटर बाद में घुसा दिया है, तो ऐसे अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं है। हम उसको अरेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी जेईई ये जो कोर्स कवर करता है वो जेईई तो कवर करता ही एसएससी जेईई का, लेकिन किसी भी स्टेट के एग्जाम में भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे एई जेईई दोनों के लिए वैलिड होगा। इस टाइप का इतना ही पढ़ना पड़ता है आपको मेजरमेंट के अंदर भी, है ना। कई टर्म तो जैसे सीटीपीटी तो हम मशीन में भी आपको लिखाया हूं कि वहां पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, यहां पे अब इसकी सिलेबस की पहले बात हो जाए और फिर हम ये देखेंगे कि हमको किस तरीके से इसी सिलेबस को पढ़ना है कि एकदम क्लियर, आप कह सकते हो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। जिस तरीके से हम सारे पेपर को ओनली हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैं यही नहीं कर रहा कि आपको सिलेबस लिखवा रहा हूं, हर की तरह बोर्ड पे नहीं करा रहा हूं आपको। एक तो हर सब्जेक्ट्स में जहां जिस चीज की नीड होती है वहां मैं इमेज का यूज करता हूं, 2D का। जहां एनिमेशन यूज होता है वहां एनिमेशन का यूज करते हैं। जहां हमको ये देखिए इन चीजों का यूज करना पड़ता है, आपके लिए मैंने मशीन के लिए ट्रांसफार्मर वगैरह लेके आया था। और अभी मेजरमेंट में जितने भी इक्विपमेंट्स का यूज होगा हमको, ये देखिए एमीटर वोल्टमीटर, अगर आप लोगों को दिखता हो हमने ये भी ला के रखा था। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए मैंने तो ये भी ले रखा है, रेजिस्टेंस के भी सीरीज ले रखा है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है एक कलर कोडिंग का मैं अलग से वीडियो करूंगा, रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग के लिए। चलिए, तो सबसे पहले इसके सिलेबस की मैं बात कर लूं। सिलेबस बहुत जगह अरेंज वे में नहीं है और ना ही पूरे यूट्यूब पे एसएससी जेईई का आप देखोगे तो मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है। किसका? मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एक एक टॉपिक दिया हुआ है सेम सिलेबस हम कवर करेंगे, लेकिन इसी को पढ़ने का तरीका बदल देंगे। देखिए, पढ़ने का तरीका ये होगा कि किस तरीके से आप एकदम दिमाग में बैठाते चले आएंगे। कई टॉपिक हिडन है जो पूछे तो जाते हैं लेकिन आपको इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस में हम कुछ और एडिशन भी करेंगे। तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले गिवन टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं जो एसएससी ने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। हम आपको डिस्प्ले पे भी दिखवा देंगे इस चीज को। चलिए, सबसे पहले है एसएससी ने जो दिया है मेजरमेंट ऑफ पावर। सबसे पहले ये कह रहा है मेजरमेंट ऑफ पावर कीजिए। तो मेजरमेंट ऑफ पावर की जब आप बात करते हो तो वहां पे दो तरीके का आता है, सिंगल फेज और 3 फेज, एक्टिव और रिएक्टिव। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, तो पावर मेजरमेंट हो गया। ध्यान रहे, सिंगल और 3 फेज पावर तो यूज करते हैं, मेजर ही करते हैं। एक्टिव पावर को मापने के लिए वाट मीटर होता है, पर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो रिएक्टिव पावर को भी माप दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन का यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है एनर्जी। नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ पावर के साथ साथ एंड क्या बोल रहा है, एनर्जी को भी मापने के लिए, तो एनर्जी मीटर भी अपने को पढ़ना पड़ता है। हर एग्जाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए आगे बात करता हूं मैं, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। ऑब्वियसली ये तो पढ़ना ही पड़ता है, हमारा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं 2 वाट मीटर मेथड में। और अलग अलग पावर फैक्टर पे, है ना, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होता है, हाफ 0.5 पावर फैक्टर पे क्या होता है, तो अलग अलग पावर फैक्टर पे भी इन चीजों को देखना होता है। नेक्स्ट बोला है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और फेज एंगल मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि फेज एंगल कैसे मेजर किया जाए, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं, वो हम देखेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट है एमीटर एंड वोल्टमीटर। अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमारा इसके सिलेबस के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो एमीटर और वोल्टमीटर। अब तो कोई सर ये तो एक ही पेज का है, ध्यान रखें ये एक पेज का जी नहीं है, क्योंकि जब एमीटर पढ़ेंगे तो तीनों मेथड में होते हैं, पीएमएमसी टाइप, ईडी टाइप और मूविंग कॉइल, है ना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही वोल्टमीटर जब पढ़ूंगा तो मूविंग टाइप, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, और अगर आगे बात करो अगर आप तो फिर आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका
आप अगर मेजरमेंट पढ़ते हो तो एमीटर और वोल्टमीटर, इसका रेंज एक्सटेंशन और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन ईडी टाइप ही पढ़ने में आपका 30 से 40% सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ से किसको फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेंज एक्सटेंशन ऑफ वाटमीटर, नॉट ओनली वाटमीटर, ऑल्सो एमीटर एंड ऑल्सो वोल्टमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेंज एक्सटेंशन, वोल्टमीटर, अमीटर का भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस तरीके से रेंज एक्सटेंशन किया जाए। नेक्स्ट देखता हूं मल्टीमीटर, छोटा टॉपिक है। मैगर एक छोटा टॉपिक है, आइसोलेशन मेजरमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अगर बात की जाए एनर्जी मीटर, नो डाउट पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी मीटर के साथ साथ आप मीटर कांस्टेंट देखेंगे, बड़ा फ्रीक्वेंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल्दो आप बात करें तो एसएससी जेईई के अंदर भी ये चीजें आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट एसी ब्रिज, एसी ब्रिज देखिए गेट के अंदर इसका सिलेबस बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे एसी ब्रिज एसएससी जेईई में तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही देखने को मिलता है। और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वेंस ब्रिज का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ना, और ये किस चीज को मेजर करता है, उसके बाद आपका डिशोटी का एप्लीकेशन क्या होता है, तो अलग अलग चीजें होती हैं, हम वहां पे देखेंगे क्यों क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें हमको यूज करना पड़ेगा। सीआरओ इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरओ इंपॉर्टेंट है। सीआरओ के कई टर्म पूछे जाते हैं और इसके कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। एसएससी जेईई में ऐसा नहीं मिलता, बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो सीआरओ क्वेश्चन आपको सीआरओ का देखना पड़ता है। सिग्नल जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटी एंड पीटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 15 ऐसे पॉइंट है सीटी पीटी के, वो अगर ध्यान से रखिएगा तो कोई क्वेश्चन कभी बचना ही नहीं है ना, ये एक चीज ध्यान रहे। एंड देयर यूजेज, सीटी पीटी का यूज कहां पे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या हाई करंट वोल्टेज जहां पे भी होता है वहां पे सीटी पीटी से हम क्या करते हैं, उसके वैल्यू को गिरा के फिर हम मेजर करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी इसको बोला जाता है, तो उसको करके भी टॉपिक लोग पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, अर्थ के फॉल्ट को डिटेक्ट कैसे करें, तो ये भी एक टॉपिक है। ये अब तक जितने भी टॉपिक हमने बोला है वो आपके एसएससी ने प्रोवाइड कराए हुए हैं सिलेबस। अब हम ये देखते हैं, ये अरेंज नहीं है, इसको अगर पढ़ेंगे ना इस तरीके से तो आपको पूरा मेजरमेंट क्लियर नहीं होने वाला है, और इसीलिए कहीं मैं देखता हूं नहीं कि प्रॉपर वे में मेजरमेंट को पढ़ाया गया हो। तो मैं चाहता हूं इसी टॉपिक को एक मैं अरेंजमेंट दूं, है ना, एक अरेंजमेंट दूं और फिर फाइनली उसको एंड करूं, ठीक है। इस तरीके से हम इसके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ध्यान रहे, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत होते हैं, लेकिन वो रास्ता जो कम टाइम में आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पहुंचाए, आपका लॉन्ग जर्नी ना कराए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइडेंस की बहुत जरूरी होती है, बाकी मेहनत तो आप ही करते हो, तो गाइडेंस किस तरीके से है, प्रॉपर फाइनल डेस्टिनेशन पर किस तरीके से पहुंचना है, वो आपको मैं यहां पे एक एक करके पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, और एक एक सिलेबस किस तरीके से अरेंजमेंट के साथ हम खत्म करेंगे, वो आपके सामने मैंने जिस तरीके से अभी तक किया है। आई होप कोई डाउट्स की बात नहीं है, आप लगातार कमेंट कर सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत है अभी तक तो, लेकिन अब हम इसको सिलसिलेवार तरीके से करते हैं कि इसको मेरे अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ोगे तो एक एक चीज का आइडिया लग जाए। अब देखिए, इसमें कहीं भी कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसको जाने बगैर इंस्ट्रूमेंटेशन में हम घुस ही नहीं सकते, यानी उसके बिना हम कह सकते हैं इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वो आधे 30% से 40% सिलेबस का जान है वही एमीटर, वोल्टमीटर, एडी टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मूविंग आयरन टाइप, और कह सकते हो पीएमएमसी, है ना। तो इस तरीके से उसके बारे में अपने को बहुत अच्छे से देखना है। रेंज एक्सटेंशन टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं एक बार हमारे अकॉर्डिंग इस सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, तो आपके सामने अब हमने वो लाया है सिलेबस वही है एसएससी जेईई का, पर उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से वो सिलेबस बहुत आसान हो जाएंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिलेबस कंप्लीटेड बाय इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, किस तरीके से आपके सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे, जबकि इससे पहले आपने देख रखा है कि एसएससी जेईई ने किस तरीके से दिया है, और आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस पूरे सब्जेक्ट्स को बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट, कैसे इसको मेजर करना है, चीजें मेजर करना है, और उसके क्या क्या मैकेनिज्म है, इसी पे फोकस होनी है। और अब इसको सिलेबस को हम कैसे कैसे कवर करेंगे, हमने उसी पूरे सिलेबस को 16 टॉपिक में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या पढ़ना है,
टॉर्क, जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क होगा आपके सामने। इनको जानना बहुत जरूरी है। बिना इसको इनिशिएट करते हुए आप यहां तक अप टू 6 तक बहुत अच्छा नहीं कर सकते। क्लियर ना? इसके लिए जरूरी है कि आपको टॉर्क आना चाहिए, चाहे वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो या कंट्रोलिंग टॉर्क हो या डैम्पिंग टॉर्क हो, इसके बारे में समझना चाहिए क्या मैकेनिज्म है। अगर ये जानते हैं तो कुछ बेसिक्स लॉ आपको चाहिए, जैसे फेराडेज लॉ क्या होते हैं, थम्स लॉ क्या होते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं, राइट हैंड रूल क्या होते हैं, लेंज लॉ क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। चाहे मशीन में भी आपको इसकी नीड पड़ेगी, डीसी मशीन जब हम कराएंगे तो वहां आपको नीड पड़ेगी, तो ये आपको हेल्प करेगा वहां पे। चलिए, उसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा एमीटर और वोल्टमीटर। अभी बहुत कुछ जाना है एमीटर वोल्टमीटर में। पहला जो चैप्टर 4th यहाँ यूनिट कर रहा हूँ 3rd, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बस ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाना, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर का बड़ा पूरा ही काम इंस्ट्रूमेंटेशन में ये तीनों एमीटर और वोल्टमीटर ही है। अभी समझिए, मैं बता रहा हूँ ये तीनों एमीटर और वोल्टमीटर ही हैं। क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर, ये देखिए, ये जो हमारे पास अभी वोल्टमीटर है, क्लियर है, ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर को मैं जब बताऊंगा तो ये वोल्टमीटर हो सकता है पीएमएमसी का भी हो, यही वोल्टमीटर हो सकता है आपका एडी टाइप का भी हो, यही हो सकता है मूविंग आयरन टाइप का भी हो। तो फिलहाल ये जो है मेरा अभी पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट का है ये मेरा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कि एमीटर यहाँ बहुत सिंपल लग रहा है, पर एमीटर पीएमएमसी मैकेनिज्म के आधार पे यानी अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट रखे हैं किस तरीके से डिफ्लेक्शन करे उसके आधार पे पीएमएमसी को ही एमीटर और वोल्टमीटर को पीएमएमसी, ईडी टैप और मूविंग आयरन टैप इंस्ट्रूमेंट में बांट देते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो आपके एग्जाम के लिए। पीएमएमसी टैप, ईडी टैप और मूविंग आयरन टैप ये नहीं दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम आप पे पूछे जाते हैं, क्योंकि वाटमीटर मोस्टली प्रीफर किए जाते हैं इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए सिलेबस को पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो आपको है, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के क्या बनते हैं, एमीटर भी बनते हैं और वोल्टमीटर भी बनते हैं। तो इन दोनों को बारे में अपन को डिस्कस करना। ध्यान रहे, एक बार एमीटर वोल्टमीटर को पढ़ लिए तो मैकेनिज्म बस पढ़ते जाएंगे, अपने को पता चलते जाएगा कि इस तरीके से एमीटर और वोल्टमीटर का पूरे मैकेनिज्म होंगे, है ना। और ये एसी पे काम नहीं करता, डीसी पे काम करता है। तो इसकी रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पीएमएमसी। बहुत बढ़िया से टाइम आपको देना पड़ेगा इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में। चलिए, ईडी टैप, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है आपको ये भी पढ़ना है। ये भी एमीटर का एक टाइप है, यानी इसके भी एमीटर बनते हैं, इसके वोल्टमीटर बनते हैं, इसके वाटमीटर भी बनते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, वाटमीटर भी बनते हैं। ईडी टैप, इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, इसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मूविंग आयरन टैप। मूविंग आयरन टैप, आयरन मूव करता है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके एमीटर भी बनते हैं, वोल्टमीटर भी बनते हैं, और ये एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये एमीटर के 3 ब्रांच बन गए हैं। इसी के बारे में, ये एमीटर इसका भी बनता है, एमीटर इसका भी बनता है, एमीटर इसका भी बनता है, वोल्टमीटर इसका भी बनता है, वोल्टमीटर इसका भी बनता है, वोल्टमीटर इसका बनता है। लेकिन कोई कहेगा कि जब इसका भी बनता है इसको क्यों बनाए, इसको क्यों, इसका बनता है तो इसको क्यों बनाए। सब एक एक चीज बताएंगे, एक एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाने वाला है आगे जब सेशन चलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटमीटर। बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखते ही हो। इसमें पावर फैक्टर के डिफरेंट वैल्यू के लिए पढ़ेंगे। एनर्जी मीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मीटर कांस्टेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, या इसको लास्ट में कर सकते हैं, उससे पहले इन छोटे टॉपिक को कर लेंगे तो लास्ट में इसको कर सकते हैं, या फिर लगातार सीरियली मैं कर लूंगा। तो नेक्स्ट हमारे लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे सिग्नल जनरेशन कैसे होता है ना, उसके बाद रेक्टिफाइड वैल्यू क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पीएमएमसी एसी पे ऑपरेट नहीं कर रहा, अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही है और एसी वेव है, तो ऐसी कंडीशन हम मापने के लिए क्या करेंगे, रेक्टिफाइड सर्किट हम लगाते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेक्टिफाइड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रिज इतना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर इसकी कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप इससे पूछते हैं, थ्योरेटिकल है ना। ब्रिज को देख लेंगे। और सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम के साथ साथ और भी किसी भी एग्जाम के लिए सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसड्यूसर में देखना है थर्मोकपल और थर्मिस्टर के बारे में, थर्मोकपल और थर्मिस्टर के बारे में ट्रांसड्यूसर में देखना है। इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिल जाता है। एरर एनालिसिस से कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो जितने चैप्टर बन रहे हैं सबके चैप्टर वाइज मैं आपको क्लास लूंगा।
नेक्स्ट मैगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओम मीटर भी इसी के साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा, ओम मीटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं तो ओम मीटर भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। सीटीपीटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटीपीटी से। और लास्ट वन टॉपिक है हमारे लिए अर्थ फॉल डिटेक्शन। अर्थ फॉल डिटेक्शन ये आपका एसएससी जेईई के जो सिलेबस दिया है मेजरमेंट में वो लास्ट टॉपिक ही है, तो ये लास्ट टॉपिक है जिसमें ध्यान रहे ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनर्जी वाट मीटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अब मैं फोकस कर रहा हूं क्वेश्चन कहां से सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इससे ये बेसिक है इसलिए अपने को जानना पड़ेगा। उसके बाद ब्रिज से थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, सीआरओ से देखने को मिलता है, ट्रांसड्यूसर, छोटे छोटे टॉपिक है इसको कर लेंगे। एरर एनालिसिस से बहुत कम देखने को मिलता है, एक आध क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, तो इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते पर ठीक है इसको कर लेंगे, है ना। मैगर से कभी कभी थियोरेटिकल एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, छोटे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलता है, और छोटे छोटे आईटीआई वगैरह में ज़्यादा पूछता है, आप लोगों को उतना नहीं पूछता, फिर भी सीटीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीटीपीटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रहे सीटीपीटी 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 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अर्थफॉल कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है किस तरीके। हाँ एक चीज ध्यान रहे, अब इसी में एमीटर इस तीनों में रेंज एक्सटेंशन पूछता है, रेंज एक्सटेंशन खासकर पीएमएमसी का अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो रेंज एक्सटेंशन भी आपसे पूछता है जिसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गया, अगर इसको कर लेते हैं तो आपको एसएससी जेईई के अंदर, सिर्फ जेईई की सिलेबस में बता रहा हूं, कम से कम 12 से 14 या 15 मार्क्स तक भी, 15 मार्क्स तक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि फेज एंगल का यहां भी हम पढ़ते हैं कुछ कैलकुलेशंस और चीजें। एक और ध्यान रखना है, अगर किसी ने, हालांकि मैं किसी वेव का कैलकुलेशन आरएमएस एवरेज के टर्म में किस तरीके से करते हैं हमने सर्किट थ्योरी में बता रखा है, अगर किसी को यहां पढ़ना है तो वो एक और चीजें आप कि आरएमएस एवरेज कैलकुलेशन ऑफ वेवफॉर्म्स ये निकालना, आप सर्किट में पढ़ लेते हो तो यहाँ छोड़ देते हो, यहाँ पढ़ लेते हो तो सर्किट में छोड़ देते हो। तो चूंकि मैं ही पढ़ा रहा हूँ सब चीज़, तो मुझे आइडिया है कि मैं किस चीज़ को लेऊँ, कहाँ पे मुझे आसानी होगी, तो मैंने सर्किट थ्योरी वहाँ कराया। और वो चैप्टर लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी मेथड से कैसे हम इसको सॉल्व कर ले। आरएमएस एवरेज किसी वेवफॉर्म का आपको बोलता है, रेक्टेंगुलर का बताइए, ये रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू, फिर बोलेगा ट्रायंगुलर वेव शेप का कैसे निकालेंगे, तो ये कैलकुलेशन यहाँ से आते हैं। तो हमने वहाँ कर रखा है, होगा तो टाइम इसमें भी लास्ट में ऐड कर दूंगा, नहीं तो सर्किट थ्योरी में बहुत अच्छे से हमने करा रखा है, 45 लेक्चर वहाँ पे करा रखा है, और यहाँ भी जितना लेक्चर हो सके हम आपको प्रॉपर वे में इसको कराएंगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसके सिलेबस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, किस स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये एक सबसे बढ़िया प्लानिंग है, उसी एसएससी जेईई के सिलेबस को सबसे बढ़िया रिप्रेजेंट करने का एक वे है, आपके स्ट्रेटजी का भी काम आएगा, सिलेबस के लिए भी काम आएगा, क्या मार्क्स पूछे जाते हैं वो भी आपके लिए बेहतर पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए और भी डिफरेंट स्ट्रेटजी लाएं। रीजनिंग के बुक्स के लिए बहुत बच्चों ने कमेंट्स किए हुए थे कि सर रीजनिंग का एक प्रॉपर बुक्स की बात करूं, तो देखिए रीजनिंग का मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है, रीजनिंग का पीडीएफ कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया हूं, और 28 लेक्चर आपको रीजनिंग हमने बताया, वही रीजनिंग के टॉपिक बताए जो आपके एसएससी एग्जाम में आ जाते हैं। किसी और का करोगे ना, अगर टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते हो तो कई बार आपको धुंधला जाते हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है वो एसएससी वाला क्वेश्चन डाल देता है आपको, तो वहां आप चूंकि रीजनिंग जेईई वाला करके जाते हो वहां सीजीएल वाला डाल देता है, तो यहां फंस जाओगे। इसीलिए वो जो सिलेबस कर रहा हूं मैंने इस तरीके से, देखिए कुछ वो एसएससी जेईई बेस्ड, उसको आप जरूर कर लेना। उसका पीडीएफ दिया हूं 192 पेज का है विथ प्रैक्टिस के लिए। ये अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए एसएससी जेईई का, 10 साल कीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा मार्क्स उठाने के लिए। तो वहां पे उस टाइप की स्ट्रेटजी करना है, इसको भी मैं इस तरीके से करा दूंगा, एक भी धुआं उठ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपका कहीं भी मेजरमेंट में बचने वाला नहीं है, क्योंकि सर्किट भी उसी तरीके से कराया हूं, मेजरमेंट भी वैसे ही करा रहा हूं, सर्किट आपका मशीन भी उसी तरीके से करा रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान रहे। और जो मैं बोला कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आपका रीजनिंग के एक प्रॉपर हैंडबुक में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो हार्ड कॉपी ले सकते हैं, चाहे तो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी आपको अवेलेबल अभी है, और हार्ड कॉपी बनवाऊंगा टाइपिंग करके, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, और वही कराऊंगा स्पेशली सिलेबस कवर और सिर्फ फोकस करूंगा एसएससी जेईई को। क्लियर? तो आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे
मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जगह अगर लॉकडाउन टूटता है तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे वो अवेलेबल हो जाए, ताकि उसी को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो रीजनिंग में 50 में 45 प्लस लाने के मोस्टली चांसेस बन जाएंगे। तो ओके गाइस, आई होप तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अब फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है आप जरूर कमेंट्स करेंगे। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।